हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश जांगीट। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। और ये पार्ट है पी ब्लॉक, चाहे 11th क्लास हो, 12th क्लास हो और केमिकल बॉन्ड। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लगभग जो हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें, ये लगभग हर चैप्टर से बिलोंग करता है, चाहे आपका पी ब्लॉक 11th का हो, 12th का हो, और भी बहुत सारे पार्ट है जहां पर अपन हाइड्रोलिसिस को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आ गई कि हाइड्रोलिसिस है क्या। ठीक है, हाइड्रोलिसिस को समझने से पहले मैं एक दो वर्ड और आपको बताने वाला हूं। जैसे आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था हाइग्रोस्कोपिसिटी, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस। तो देखिए जो तीन वर्ड है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे, हाइग्रोस्कोपिसिटी। देखिए हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है, इसमें बताया जाता है कोई मेटल सोल्ट है, जैसे अपन एस ब्लॉक के लिए बात करते हैं, कोई मेटल सोल्ट है, अगर वो क्या करे, कुछ एनवायरमेंट से H2O मॉलिक्यूल को एक्यूमुलेट कर ले, मतलब अपने साथ जोड़ ले, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है, इसके अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो किस तरीके से कंसीडर करते हैं, जैसे LiCl.2H2। तो इस सोल्ट ने क्या किया, दो H2O मॉलिक्यूल को अपने साथ होल्ड कर लिया। इसी तरीके से सेकंड ए के अंदर आपको बताया गया था BeCl2.4H2। इसी तरीके से MgCl2.6H2, CaCl2. कितना था, 6H2, SrCl2.6H2, और लास्ट में बेटा मांगे कार स्कूटर BaCl2.2H2। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल के साथ कितने H2O मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो ये होती है हाइग्रोस्कोपिसिटी। इसके अलावा भी अपन बता सकते हैं, जैसे AlCl3.6H2, ZnCl2.6H2, CrCl3.6H2। जनरली इसमें 6H2 मॉलिक्यूल ही अटैच होते हैं। यहां पर 4 क्यों है, ये 2 क्यों है, ये आपको 11th क्लास में बताया था। क्योंकि इसका 5 कैटाइन कम हो रहा है, ये कम होल्ड कर रहा है। ये 4 क्यों होल्ड कर रहा है, क्योंकि इसके पास जगह कितने H2 मॉलिक्यूल को एक्यूमुलेट करने के लिए, 4 H2 मॉलिक्यूल ही ये एक्यूमुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी हाइग्रोस्कोपिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रेशन। देखिए ये भी आपको 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। हाइड्रेशन क्या होता है, अगर किसी कैटायन या एनायन की चार्ज डेंसिटी कम होती है तो वो कैटायन क्या करता है, H2 मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट के कारण उसके चारों ओर H2O की एक लेयर बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रेशन बोलते हैं। जैसे अपन बात की थी लिथियम प्लस होता है, वैसे तो अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है, लेकिन जब H2O के अंदर उसको डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा तो उसकी साइज जो सबसे पहले छोटी थी अब क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो ये है आपका क्या, हाइड्रेशन। अब बात करेंगे अपन हाइड्रोलिसिस क्या है। तो देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये हाइड्रेशन की ही एक फॉर्म है। हाइड्रेशन में क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल को अपने उसने अट्रैक्ट कर लिया था और उसकी चार्ज डेंसिटी थी क्या, ज्यादा। अब अगर ऐसा केस आए कि चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए, ज्यादा, मतलब जो पॉजिटिव पावर है कैटायन का वो क्या हो जाए, ज्यादा, तो वो पावरफुल हो जाएगा, तो क्या करेगा, H2O को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उस H2O को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के कारण क्या हो जाएगा, उसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा। यही होता है क्या, हाइड्रोलिसिस। इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन इज हायर देन H2O मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन एंड हाइड्रेशन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोलिसिस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये है आपका हाइड्रोलिसिस। अब बात आ जाती है कि ऐसी और क्या क्या कंडीशंस है जिसके कारण हाइड्रोलिसिस होता है, तो उन्हीं कंडीशंस को सबसे पहले अपन देखेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो अब अपने को देखना है कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस है जिसके कारण हाइड्रोलिसिस होता है और ज्यादा अच्छे से हो सकता है।
देखिए सबसे पहले हाइड्रोलिसिस को एकदम बेसिक से समझिए। हाइड्रोलिसिस में होगा क्या, एक कोई कैटायन है, मतलब वो किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब H2O मॉलिक्यूल उसकी तरफ आएगा तो वो कैटायन क्या करेगा, H2O मॉलिक्यूल के लोन पेयर को अपने साथ जोड़ देगा। तो क्या होगा, H2O आएगा, अपना लोन पेयर को वो ला रहा है और लोन पेयर को क्या कर लेगा, वो कैटायन अपने साथ जोड़ देगा। और जैसे उस लोन पेयर को अपने साथ जोड़ता है तो यही प्रोसेस क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। अब बात आ गई कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है अच्छे हाइड्रोलिसिस होने के लिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तभी तो वो H2 को अपने साथ जोड़ेगा, तभी वो H2 ब्रेक होगा, अदरवाइज तो क्या होता, हाइड्रेशन होता। तो पहला क्या होगा, चार्ज डेंसिटी शुड बी हाई। तो चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। बेटा आपको पता है लोन पेयर किसी भी ऑर्बिटल के साथ जुड़ेगा, कब जुड़ सकता है, जब उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल हो। अगर खाली ऑर्बिटल है तभी वो लोन पेयर वहां पर बॉन्ड बना सकता है, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर अगर मैं कोई एग्जांपल आपको कि सर कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल ना हो, तो देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहां पर तो CCl4, यहां पर बेटा कैटायन कौन है, कैटायन ये। तो वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास होना चाहिए, कैटायन, वैकेंट ऑर्बिटल एट कैटायन पार्ट, ठीक है, जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो डेल्टा पॉजिटिव ये है, इसके पास कार्बन ने चारों के चारों बॉन्ड बना रखे हैं, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल NF3, नाइट्रोजन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक में लोन पेयर है और 3 में बॉन्ड पेयर है। तो यहां पर भी क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। एक बात ध्यान रखनी है, डेल्टा पॉजिटिव जिसकी EN कम हो, उसी पर पॉजिटिव चार्ज, उसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहोगे कि सर यहां पर ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल क्लोरीन के पास तो है लेकिन कार्बन के पास नहीं है। अपने को क्या कंसीडर करना है, कार्बन वाला कंसीडर करना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, तो इस केस में अगर बात करें, वैसे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, फिर भी साइज छोटी होने के कारण इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। और यहां पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल है NCl3 में, तो इसका हाइड्रोलिसिस बेटा हो जाएगा। यहां पर इन दोनों का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो CCl4 और NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तीसरा, लो स्टेरिक क्राउड। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में देखें तो भीड़ भाड़, मतलब सेंट्रल एटम के पास भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, उसके आसपास जो सराउंडिंग एटम है वो कम होनी चाहिए। अगर बेटा सराउंडिंग एटम अगर ज्यादा हुए तो क्या होगा ये कि जो H2 आ रहा है, उसका जो लोन पेयर आ रहा है, उसको जगह नहीं मिलेगी सेंट्रल एटम के पास पहुंचने के लिए। अगर जगह नहीं मिलेगी तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो क्या होगा, लो स्टेरिक क्राउड। इसका बेटा एक एग्जांपल है SF6, आपको ध्यान में रखना है, यही एक इसका एग्जांपल आपको कंसीडर करना है हाइड्रोलिसिस में। अगर आप नीट और जेई के बात करें तो उस लेवल की बुक्स के अंदर उस सिलेबस के लिए आपको केवल और केवल SF6 एग्जांपल ध्यान में रखना है। आप कहोगे सर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको केवल यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा तो यही होगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाता इसमें, ठीक है। तो स्टेरिक क्राउडिंग SF6 में ज्यादा होने के कारण, क्योंकि देखो सल्फर है, 6 एटम जुड़ गए तो जगह नहीं बचेगी, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। और क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए, चार्ज डेंसिटी शुड बी हाई। तो चार्ज डेंसिटी मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव पावर ज्यादा होगा।
तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं? याद कीजिए फाजान्स रूल, छोटा कैटायन बड़ा एनायन, कैटायन पर चार्ज ज्यादा, तो मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाई फाई हो, मतलब फाई कैटायन ज्यादा है, तो उस केस में हाइड्रोलिसिस ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोवेलेंट कैरेक्टर हाई, जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे उतने ही ज्यादा हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये थी कंडीशंस। क्या? सबसे पहले हाई फाई होना चाहिए, कैटायन का पावर जबरदस्त होना चाहिए, लोन पेयर को बड़ा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। सेकंड क्या बोला आपको? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली जगह अगर है तो उसी केस में लोन पेयर अटैक कर पाएगा, नहीं तो जगह ही नहीं मिलेगी। थर्ड स्टेरिक क्राउडिंग लो, अगर स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है तभी लोन पेयर या फिर वो एस्ट्रो मॉलिक्यूल पहुंच पाएगा, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ और फर्स्ट सिमिलर है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जितने ज्यादा है तभी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होगा। आई थिंक आप सबको ये बातें समझ में आई होगी। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं या फिर कुछ आपको ऑर्डर देता हूं, उसको ध्यान से आप अगर समझोगे तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, अब आपको मैंने हाइड्रोलिसिस के लिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब किस स्पीसीज में हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, उसका ऑर्डर बताना है। ये 5 ऑर्डर यहां दिए हुए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर 1 एग्जांपल की बात कर रहा हूं। आप एक बार वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद आप ऑर्डर खुद भी बना सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3 एंड BiCl3। इसमें बात कर रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। साइज बढ़ेगी तो कैटायन का फाई कैटायन क्या होगा? कम होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी कम होगी, और चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी तो हाइड्रोलिसिस की रेट क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस की रेट बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट बात करें तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होता है। और आपको बताऊं, जो SbCl3 और BiCl3 इसमें हाइड्रोलिसिस बहुत कम होता है, इसलिए इनका जो हाइड्रोलिसिस होता है उसे बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कम हाइड्रोलिसिस होता है, फाई कैटायन बहुत कम। इसमें बात करें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा? फाई कैटायन बढ़ता जा रहा है। यहां पर बात करें तो +1, यहां पर +2, +3, +4, +5। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो फाई कैटायन बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा। अब आपके माइंड में एक बात आ गई होगी कि सर यहां पर तो PCl5 है, Cl का साइज लार्ज है, तो क्या होना चाहिए? स्टेरिक क्राउडिंग होनी चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ये सारी बातें प्रैक्टिकली चेक होती है। PCl5 का हाइड्रोलिसिस जब देखा गया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा तो इसका मतलब क्या मानेंगे? उसके अंदर स्टेरिक क्राउडिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। स्टेरिक क्राउडिंग में आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है, कौन से वाला? S6, बाकी कहीं कोई ध्यान नहीं रखना है, और वही आपको एक माइंड में रखना है। अगला बात करें CCl4, SiCl4, GeCl4 एंड SnCl4। ठीक है ना, काशी गए शंकर प्रभु, आगे तक अपन बात कर सकते हैं। तो इसमें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी? अगर बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम जाने पर वही केस, साइज बढ़ रही है तो फाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एकदम सही बात है, तो ये हाइड्रोलिसिस यहां पर कम हो रहा है। लेकिन बेटा आपको अभी मैंने बताया था कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए CCl4 को क्या कर दिया अपन ने? सबसे लास्ट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। अब बात आ गई, क्या इसमें भी उसी तरीके से करेंगे कि साइज बढ़ने वाला फैक्टर? नहीं, फ्लोरीन की संख्या काफी ज्यादा है तो यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग वाला फैक्टर लगेगा। अगर यहां पर बात करें टॉप टू बॉटम जाने पर, फ्लोरीन तो सभी में कॉमन है, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग डिक्रीजिंग। देखो, अगर मैं बात करूं कैटायन की साइज इंक्रीज होगी, और याद कीजिए मैंने आपको 11th में भी सिखाया था, अगर सेंट्रल मेटल की साइज बढ़ती है तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है? बोलिए, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी कम। अगर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी तो उस केस में हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इंक्रीज होगा। अगेन ये
नो हाइड्रोलिसिस। रीजन आपको मैंने बताया था, स्टेरिक प्रॉब्लम। अब NF3 NCl3 अभी जस्ट डिस्कस किया आपने, तो NCl3 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, NF3 का नहीं होता है, क्योंकि नो रीजन, नो वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर किसी को समझने में जरा सी भी दिक्कत आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोलिसिस क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, कब कब वो ज्यादा होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, अब देखिए कि हाइड्रोलिसिस जो होता है, मैंने आपको सिंपल बताया कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। अब बात आ जाती है कि हाइड्रोलिसिस होने की जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म हो, वो कैसे होती है। तो इसके लिए क्या होता है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोलिसिस अकर बाय SN2 मैकेनिज्म। अब देखिए ऑर्गेनिक के अंदर आता है SN2 मैकेनिज्म। अगर आपने ये पार्ट पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बिल्कुल बेसिक आइडिया दे देता हूं, जरा सा ध्यान में रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। SN2 होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म है SN2, ये 1 स्टेप में होती है। ठीक है, और एक स्टेप में क्या होता है, H2O जुड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करना, जिसके ऊपर अटैक कर रही है वहां से एक पार्ट हटेगा और दूसरा पार्ट जो H2O का है वो जुड़ेगा। तो ये दोनों प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक साथ होती है। तो इसमें क्या होता है, एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट आता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और उस ट्रांजिशन स्टेट का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रांजिशन स्टेट हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस। अब बात आ गई कि ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज क्यों होगा, तो ध्यान से समझिए कि जिस स्टेप में H2 आके जुड़ रहा है, मान लीजिए बेटा मैं किसी की बात कर रहा हूं जिसके पास 3 बॉन्ड है, मान लीजिए sp2 हाइब्रिडाइज, जैसे ही H2 जुड़ेगा तो उसी टाइम उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4, sp2 से sp3। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता तो जैसे ही एक बॉन्ड जुड़ता, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता, बढ़ जाता, तो sp3d से sp3d2 हो जाता। तो ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज होता है ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा बॉन्ड विथ H2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो बेटा sp3 में चला जाएगा, और sp3 जो है वो किस में चला जाएगा, sp3d में जाएगा, और sp3d है वो किस में जाएगा, sp3d2 में। अगर sp3d2 का कोई केस है, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 में हो जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूट करेगा, किसको करेगा, मान लीजिए SiCl4 है, उसके अंदर H2O जुड़ेगा तो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, क्लोरीन को करेगा, कौन करेगा, H2। और ये एक स्टेप में होता है, जिस स्टेप में H2 जुड़ता है उसके जस्ट बाद वहां से Cl हट जाता है, लेकिन पहले H2 जुड़ता तो है, वो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें हाइब्रिडाइजेशन एक स्टेप से इंक्रीज हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहला अपना एग्जांपल है SiCl4। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो बिल्कुल इसका बेसिक था, उन्हीं बेसिक्स को अपन फॉलो करते हुए हाइब्रिडाइजेशन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। तो सबसे पहला एग्जांपल है SiCl4। क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि SiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SiCl Cl और ये Cl, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp3। हाइड्रोलिसिस किया है तो इसको पानी में डालेंगे, ये H2O का लोन पेयर कहां अटैक करेगा, ये डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, इस पर चार्ज प्लस 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 प्लस, कहां अटैक करेगा, लेस ईएन स्पीशीज,
न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस पर, न्यूक्लियस कौन है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज वाला, ये इसके साथ आके जुड़ेगा। अगर बेटा ये इसके साथ आके जुड़ेगा तो अपनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इसको देगा, लोन पेयर इसके साथ जुड़ेगा, इस पर कौन सी डेंसिटी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो देखिए कैसे, ये ऐसा ही था, पहले क्या था, 4 बॉन्ड है, अब कितने बॉन्ड होंगे ट्रांजिशन स्टेट में, 5 बॉन्ड हो गए। और 5 बॉन्ड में आपको पता है किस तरीके से ये ऐड होगा, ये Cl 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 और ये Cl, यहां पर आके जुड़ जाएगा कौन, OH, इसके साथ जुड़ेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपको बेटा मैंने 11th में पढ़ाया है कि लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर जुड़ेगा तो फॉर्मल चार्ज के कारण जिस तरफ एरो होता है उस पर माइनस और जिस तरफ नहीं होता उस तरफ क्या आता है, प्लस। तो ये क्या हो गई, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट हो गई, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट में मैंने जस्ट आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो कितना हो जाएगा यहां पर बताइए, sp3 से हो जाएगा sp3d। तो ये ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए स्टेप तो ये कंप्लीट क्या है, एक ही होती है, जिसमें मैंने बताया जिस स्टेप में H2 जुड़ता है उसी स्टेट में कुछ वहां से हटता भी है। अब देखिए H2 अगर जुड़ा है तो हटेगा क्या, क्लोरीन ही हटेगा, बेटा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H2 को थोड़ी ना हटा देंगे जोड़ते। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको ध्यान में रखना है, तो ये जो बॉन्ड कोई सा भी सील यहां से अपन हटाएंगे, ठीक है। वैसे अगर बात करें ज्यादा वीक बॉन्ड कौन सा है, तो वीक बॉन्ड तो ये सॉरी साइज इसकी बड़ी है तो वीक बॉन्ड तो ये होगा, जिसकी साइज बड़ी होती है वो बॉन्ड वीक होता है। तो यहां से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सन लगाएगा बॉन्ड पर, बॉन्ड पर भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये बॉन्ड यहां से हटेगा। जैसे ये हटेगा तो यहां पर क्या होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने से रिपेल करता है। अगेन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड पर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज आप यहां पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा और ये क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, ये मान लीजिए इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको यहां पर O की तरफ, पॉजिटिव साइन की तरफ। अब यहां से क्या हो जाएगा, जैसे ये बॉन्ड हटेगा यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस का क्या हो गया, माइनस, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होते यहां से जो H हटेगा तो बॉन्ड हटने के कारण यहां से क्या जाएगा, H प्लस जाएगा, ठीक है। यहां से ये बॉन्ड जो जाएगा तो इस पर Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, HCl। तो यहां से HCl हटता है। अब देखो यहां पर तो नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो पीछे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस और प्लस होकर क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। और न्यूट्रल हो जाएंगे तो सिलिकॉन पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो नई शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी, SiOH Cl Cl और Cl। तो आपने देखा होगा कि H2 के साथ अटैच होने वाली पहली स्टेप के अंदर एक OH है और 3 Cl है। इसी तरीके से बारी बारी से 3 H2 और अटैक करेंगे और 3 H2 और अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 H2 जुड़ेंगे और 3 HCl हटेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर दिया H2 ने HCl को। तो यहां से नई स्टेप क्या आ जाएगी, लास्ट SiOH OH OH और OH। तो इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है ऑर्थो सिलिसिली, कौन सी, सिलिसिक एसिड, ऑर्थो सिलिसिक एसिड। तो आपको ध्यान में रखना ये इसकी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अपने इसका हाइड्रोलिसिस देखा। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है, देखिए जैसा मैंने ये बताया कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जनरली किनका होता है, जिनका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। पॉजिटिव किनका ज्यादा होता है, राइट साइड में नॉन मेटल्स का। और नॉन मेटल्स का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो उसके साथ क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा। और नॉन मेटल के साथ OH ग्रुप जुड़ता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। जो लास्ट के 12th क्लास के मैंने 2 लेक्चर्स बताए थे, कौन कौन से, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड, वो बेटा पूरा लेक्चर यहां पर यूटिलाइज होगा। तो देखना अगर वो लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो यहां पर नेमिंग करने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है।
अब इसी तरीके से अगर ये कम समझ में आए, एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं BCl3 की। वैसे दिखते ही आपको अंदाजा लग गया होगा क्या बनने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अपन जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट इसका हाइड्रोलिसिस विद प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि बेटा थोड़ी सी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आएगी तो बाद का प्रोडक्ट बनाने में बहुत 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 आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं BCl3 का हाइड्रोलिसिस। BCl3 के बारे में आपको पता है, ये बोरोन और इस तरीके से इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोलिसिस बेटा इसका होता है sp2 वैकेंट ऑर्बिटल है, सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसने 3 बनाए हैं, लोन पेयर इसके पास है नहीं। तो जैसे ही H2 अटैक करेगा तो इसके साथ यहां पर डेल्टा पॉजिटिव इसी पर चार्ज है, 3 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव। तो H2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका बोरोन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये यहां पर Cl Cl और Cl। ये कौन सी स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेप, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट या फिर स्टेट। नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अभी मैंने बताया नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पर माइनस जाएगा, ये यहां से हटेगा तो इस पर H प्लस हट के आ जाएगा माइनस HCl। इस पर नेगेटिव आएगा तो ये न्यूट्रल, इस पर ये हटने के कारण पॉजिटिव आएगा तो ये न्यूट्रल। तो क्या बन गया आपका BOH Cl और C। अगर 2 यूनिट H2 को इसके अंदर और डाल दिया तो क्या हो जाएगा -2 HCl। तो क्या बन गया आपका BOH OH और OH। आपको याद हो तो इसका नाम मैंने सिखाया था क्या, 11th में भी खूब पढ़ा है, ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या होता है इसका नाम, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब बात आ गई क्या इसका एक फाइनल प्रोडक्ट है, तो नहीं, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा बेटा इसलिए, याद करो 11th क्लास में मैंने आपको सिखाया भी था क्या, BOH थ्राइस या फिर H3BO3, इसके अंदर जब पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, याद आ रहा है, मोनोबेसिक लुईस एसिड, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। इसका लोन पेयर इसके साथ जुड़ता है तो क्या बनाया था, BOH4 माइनस प्लस H प्लस। और ये H प्लस कहां से आया है, फ्रॉम वाटर। बेटा 11th में करवाया था, देख लो एक बार, BOH OH OH। बताओ इसका हाइड्रोलिसिस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अभी भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो ये यहां पर जो H2O था वही कहानी इसके साथ जुड़ेगा, एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा और H प्लस हट जाएगा। तो H प्लस हटते ही क्या बन जाएगा, BOH OH 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 और माइनस। तो ये क्या होता है, इसका फाइनल प्रोडक्ट रहता है। तो ध्यान में रखना है, BCl3 वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेटा नीचे वाला पार्ट मैंने लिया तो बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस किया है, आपको याद हो कहां पर, P ब्लॉक बोरॉन फैमिली। तो ये अपन ने SiCl4 और BCl3 का हाइड्रोलिसिस कर लिया है। अब देखिए, जैसा आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि हाइड्रोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सी एसिड होता है। अब देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि ये जो ऑक्सी एसिड है इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें कई बार आप गड़बड़ी कर देते हो। वैसे तो मैं गड़बड़ी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड बताई है, वो सारी स्ट्रक्चर जस्ट आपको ध्यान में रखनी। फिर भी मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं 1-2 पॉइंट्स और बता देता हूं, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है, जो हाइड्रोलिसिस अकर होता है, ठीक है ना, उसमें जो फाइनल स्ट्रक्चर होती है वो टोटोमेरिज्म से एक्सप्लेन की जाती है। टोटोमेरिज्म आपने कहां पढ़ी है, 11th क्लास ऑर्गेनिक क्लास, 11th क्लास में ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है। तो देखिए टोटोमेरिज्म में क्या होता है, अपन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड देखते हैं।
अब जो ऑक्जेलिक एसिड की करेक्ट स्ट्रक्चर होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट, उसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। टोटोमेरिज्म को अपन प्रोटोन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रोटोन ट्रांसफर। इसकी जरूरत अभी पढ़ने वाली है। देखिए, प्रोटोन ट्रांसफर के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली, सेंट्रल एटम के पास शुड हैव लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, 1 OH बॉन्ड शुड बी देयर, ठीक है ना, एक OH बॉन्ड वहां होना चाहिए, या फिर 1 एसिडिक हाइड्रोजन। बेटा एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो O के साथ जुड़ा होता है, वो नहीं होता जो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा होता है। तीसरा केस, ठीक है, पहला सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? OH बॉन्ड होना चाहिए या एसिडिक हाइड्रोजन। थर्ड, पाई बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर वहां पर पाई बॉन्ड बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने कब होता है? जब या तो बॉन्डिंग पी पाई हो, कौन सी? 2p पाई 3p पाई, या फिर 2p पाई 3d पाई, या फिर यहां पर एक और केस भी कंसीडर कर सकते हैं, 2p पाई और 2p पाई। जनरली ये केस जो होते हैं उस केस में पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एक बार फिर मैं कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं उनको, कहां कहां पर पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर बात करें अपन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। नाइट्रोजन के पास नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए ओल्ड, स्टाइल, से, टी, ये बात। इनके जनरली अपने पाई बॉन्ड इतने ज्यादा यूटिलाइज होने वाले नहीं है, इनकी बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है? ये वाले केस, और पीछे बचे ये वाले केस। इनके जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं, और इनके पाई बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब जो X का O के साथ बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, किसकी तुलना में? XOH। और यहां पर X का O के साथ बॉन्ड होगा किसकी तुलना में? XOH। वो क्या होगा? वीक होगा। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, X डबल बॉन्ड O शुड बी वीकर, XOH। और यहां पे X डबल बॉन्ड O ये स्ट्रॉन्ग होगा किससे? XOH। ये वीक क्यों होता है पाई बॉन्ड? क्यों? साइज बड़ी है नीचे वालों की, और साइज बड़ी है तो उस केस में पाई बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक होता है। अब आप कहोगे सर ये तो 2, 3, 4, ये तो 4d पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। सेलेनियम का केस आपको ध्यान में रखना है। क्यों? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेटा 5 कैटायन थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसका केस में पाई बॉन्ड वहां पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इनका पाई बॉन्ड वीक। तो इस केस में डबल बॉन्ड को कम करना है, इस केस में डबल बॉन्ड को ज्यादा करना है। तो ये हुआ टोटोमेरिज्म या फिर प्रोटोन ट्रांसफर, जिससे आपको पता लगे कि कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पाई बॉन्ड है वीक। तो देखिए, अब थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस की स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं। अपन BCl3 और SiCl4 का हाइड्रोलिसिस कर लिया है। अब P ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। मैं हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो यहां पर 4 नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का जो हाइड्रोलिसिस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बेटा P ब्लॉक 12th क्लास का ही पार्ट है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना। NCl3 का आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है। प्रोसेस देखें किस तरीके से होगा। ये आपका नाइट्रोजन, ये Cl, 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 और ये आपका लोन पेयर, ठीक है। अब बात आ गई कि अटैक पर स्ट्रोक ही होगा, बातें बाद में। अब बेस्ट टू अटैक है, यहां पर कर सकता है। तो अगर यहां पर बात करूं मैं तो नो वैकेंसी, तो वैकेंट और वाइटल है ही नहीं। वैकेंट तो यहां पर है, लेकिन यहां पर Cl पर भी अटैक करवाने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। आपको पता है नाइट्रोजन और क्लोरीन की दोनों की EN, ठीक है, EN ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन लगभग बराबर है, लेकिन नाइट्रोजन की साइज क्या होती है? छोटी होती है, तो इसकी EN क्या होगी?
अपन ज्यादा कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पता लगा है कि इसका पॉजिटिव पावर थोड़ा सा पावरफुल होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि कैसे इसका हाइड्रोलिसिस होगा। H2 अटैक करेगा कहां पे, ये H2 अटैक करेगा इस Cl पर, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा पॉजिटिव। जैसे ही Cl के साथ जुड़ेगा तो देखिए ये N, ये लोन पेयर Cl Cl, ये Cl, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज। वही कहानी, क्या नेगेटिव चार्ज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास जाएंगे, और यहां पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहां से H प्लस हटेगा तो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये इस पर जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज अगर होगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। यहां से H प्लस हटेगा, H प्लस हटेगा और नेगेटिव चार्ज वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो H प्लस नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये Cl Cl और H। ठीक है ना, यहां से H प्लस हटा है ना, ये वाला H बेबी हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, तो ये बेबी हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या बचा, HO नेगेटिव आया न्यूट्रल, ये इधर गया पॉजिटिव आया न्यूट्रल, पीछे क्या बचा HOCl प्लस, अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर HOCl। अब बेटा लास्ट क्लास याद आ रहा है, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, बेसिसिटी होती है इसकी 1। कैसे, लास्ट क्लास डिस्कस किया। अब इस पर क्या होगा, 2H2 का अटैक और करवा देते हैं, तो यहां से 2HOCl और हट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा NHHH, और ये आपका लोन पेयर। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ NH3 इज व्हाट, ऑफ NCl3 इज व्हाट, NH3 अमोनिया। क्या बन गया आपका, अमोनिया गैस बन गई। अब बेटा NCl3 का हाइड्रोलिसिस बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ध्यान से सुन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या NCl3 के हाइड्रोलिसिस से सेंट्रल एटम का ऑक्सी एसिड बनता है। सुनिए सॉल्यूशन, इससे पहले जितने भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सभी का ऑक्सी एसिड बनता है, लेकिन NCl3 में सेंट्रल एटम का ऑक्सी एसिड नहीं बनता, टर्मिनल एटम क्लोरीन का ऑक्सी एसिड बना है। तो देखिए HOCl, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, तो इसमें क्या बना है, एक लुईस बेस NH3 का फॉर्मेशन। अगला केस, इसमें जो एक्स्ट्रा स्पीसीज रिलीज हुई है, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, उसका नाम क्या है और उसकी बेसिसिटी क्या है। अगला केस, क्या ट्रांजिशन स्टेट के दौरान हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है सेंट्रल एटम का। तो अगेन यहां पर सेंट्रल एटम बेटा नाइट्रोजन है, तो सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर भी sp3 और यहां पर भी क्या है sp3 है। नो चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो लिख देते हैं नो चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर ये किसके लिए अपन बात कर रहे हैं, फॉर सेंट्रल एटम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और केस क्या है इंपॉर्टेंट, एक और केस क्या है, नो ऑक्सी एसिड फॉर्मेशन। लेकिन किसके लिए ऑक्सी एसिड बना है, लेकिन किसका नहीं बना, सेंट्रल एटम का नहीं बना। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। ठीक है, तो देखिए अब बात आ गई कि क्या सर हम पूरे हाइड्रोलिसिस ऐसे ही करेंगे, पूरी मैकेनिज्म करेंगे क्या। तो नहीं बेटा, आपको ऐसे पूरी मैकेनिज्म नहीं करना है। ये एक कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट के ट्रिक्स और की पॉइंट नहीं चलते हैं। तो अब मैं आपको की पॉइंट बता देता हूं। बेसिक आइडिया आपको बता दिया, पूरी कंसेप्ट आपको बता दिया। अब देखिए किस तरीके से डायरेक्टली अपन हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। तो देखो
जैसे आपके पास क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने BCl3 किया था, तो ये BCl Cl Cl किसके साथ, H2O। तो यहां पर ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ध्यान रखना है डेल्टा नेगेटिव के साथ में अपन क्या लेंगे, डेल्टा पॉजिटिव। तो HOH 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 क्या हटेगा, HCl और ये HCl, पीछे क्या बचेगा, BOH थ्राइस प्लस 3HCl। और ये आपको ध्यान रखना है BCl3 वाला स्पेशल केस था, BOH4 माइनस, ये ले लिया। सेकंड SiCl किसके साथ, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ध्यान रखना बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। तो HOH 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 HOH, तो अगेन HCl निकालें, पीछे क्या बनेगा, SiOH4, क्या नाम होता है इसका, ऑर्थोसिलिसिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिक एसिड। अभी बात करते हैं NCl Cl Cl, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, प्लस के पास कौन आएगा बेटा, याद करना, OH OH OH, तो क्या हटा दो, HOCl हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, NH3 प्लस HOCl। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो कौन आएगा, बोलिए, PCl3, P के साथ Cl Cl Cl, तो यहां पर कौन आएगा साथ में, H, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा माइनस, HOH HOH HOH, फिर वही बात, HCl निकालना है और H3PO3 बनाना है, HOC। आपको याद हो H3PO3 के स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, बेसिसिटी इक्वल टू 2, 2 OH बॉन्ड होते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, PCl3 होगा 3, 1 2 3, ये आपका 4 और ये मेरा 5। देखो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ASCl Cl Cl, बेटा डेल्टा प्लस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, किसके साथ, HOH HOH HOH, क्या बनेगा, बोलिए, ASOH थ्राइस प्लस 3HCl। अब इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ASOH थ्राइस की क्या कंसीडर करनी है आपको, ASOH OH OH। आपको याद हो तो अभी मैंने टोटोमेरिज्म वाला केस बताया था, जिसमें क्या कहा था, नेपाल पाकिस्तान इनके पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, नीचे वालों के लिए क्या होता है, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी रह जाएगी यहाँ पे, बेसिसिटी इक्वल टू 3। नंबर 6 SbCl3। नंबर 7 यहां पर अगर बात करें SbCl Cl Cl और Cl Cl और याद करो मैंने बताया था कि इनका हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पार्शियल होता है। क्यों, क्योंकि इनका जो 5 है वो काफी कम है, जो इनकी चार्ज डेंसिटी है वो बहुत कम है, तो ये H2O को इतने पावरफुल तरीके से अटैच करवा नहीं पाते हैं, तो ये केवल 2 H2O को ही अपने साथ में जोड़ पाते हैं। और 2 H2O हटेंगे, जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 HCl हट जाएगा, माइनस 2 HCl और 2 HCl हटा तो पीछे क्या बचा, देखो 2 Cl गए, सॉरी 2 H2O नहीं 1 H2O, तो HCl HCl पीछे बचा O, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा SbO प्लस Cl माइनस BiO प्लस Cl। इनके नाम क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटीमोनिल क्लोराइड। अब एक बात ध्यान में रखना है, ये एंटीमोनिल क्लोराइड है और ये क्या हो जाएगा, बिसमोथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो कंपाउंड जो बने हैं इनकी क्या होती है, व्हाइट पीपीटी होती है। क्या होती है, व्हाइट पीपीटी। ये भी यहां पर व्हाइट पीपीटी बनाएगा और ये भी क्या होगी बेटा, इसकी भी व्हाइट पीपीटी बनेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 6 और 7 क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है।
और इनके नाम ये है और दोनों की वाइट पीपीटी बनती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं PCl5। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। PCl5 के हाइड्रोलिसिस में इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं PCl आपको पता ही होगा हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, ये है बेटा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। जैसे ही H2O अटैक करेगा तो H2O अटैक किस पर करेगा, सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या हो जाएगा Cl और यहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक Cl आयन हट जाएगा और एक H+ हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, पीछे कुछ ये शेप आ जाएगी POH Cl और C। इसी तरीके से इस पर एक और किसका अटैक करवाते हैं, H2O का अटैक करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक और H2O का अटैक करवाया जाएगा तो यहां पे एक OH ग्रुप और जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, HCl हट जाएगा। तो HCl हटेगा तो POH OH Cl और C। अब क्या होता है देखिए, यहां पर अगर बात करें फोस्फोरस में आपको मैंने बताया था पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो यहां पर क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होती है, अगर दो OH ग्रुप किसी एलिमेंट के पास में जुड़े हुए हैं तो वहां से H2O निकल जाता है और H2O निकलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, POCl3 बन जाता है। ठीक है, POCl3। ये क्या होता है, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है तो क्या होगा, 3 H2O और जोड़ दो तो 3 HCl यहां से हट जाएंगे, तो पीछे क्या बनेगा, POOH। इसका नाम क्या होता है, याद होगा आपको लास्ट क्लास, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और ये क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है। ये क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ध्यान में रखना है। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सर हमने PCl5 का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछा तो क्या बताओगे, तो बेटा आधा थोड़े ना करोगे। उस केस में आपको PCl5 है तो H3PO4 ही बताना है। अगर पार्शियल पूछे तो उस केस में आप क्या करोगे, POCl3 बताओगे, कंप्लीट पूछे तो H3PO4 बताओगे, कुछ भी ना पूछे तो H3PO4। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोलिसिस को और भी सिंप्लीफाइड वे में, पहले अपने कॉन्सेप्ट देखा फिर थोड़ा सा और इजी किया, अब बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जनरली एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखनी है। पहला की पॉइंट तो ये कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, इनके अकॉर्डिंग अपन आसानी से प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले PCl3 +3 है, +3 में इसका ऑक्सी एसिड प्रोडक्ट क्या होगा, बोलिए H3PO3। बेटा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, लास्ट क्लास में अपन ने यही किया है। PCl5 का क्या हो जाएगा, H3PO4, क्यों +5, ये +3 का +3, ये +5 का +5। SO4 दोनों की कितनी है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +4 का याद कीजिए, इसमें क्या बनेगा, H2SO3। नाम याद है ना, क्या होता है इसका नाम, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड स्ट्रक्चर्स वगैरह सब अपन ने बहुत अच्छे से बनाया था बेटा, लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करें +6 एंड +6 तो क्या बनेगा, H2SO4। क्या नाम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ध्यान रखना है, ये इसका तो हाइड्रोलिसिस करना ही नहीं है। फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि S6 में स्टेरिक क्राउडिंग होती है, इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं। बेटा 3 बार रिवाइज करवा चुका हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ACl3 क्या बनेगा, बोलिए, +3 के अंदर H2SeO3, 3 2 6 माइनस ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3
3 आ रही है क्या, सॉरी, H2AsO3। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा अपने को, H3AsO3। याद कीजिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पाई बॉन्ड वीक है तो तीनों की तीनों इसमें क्या होंगे, OH ग्रुप होंगे। तो इसकी बेसिसिटी बोलिए, तीनों OH ग्रुप है तो कितनी कंसीडर करनी है, 3। AsCl5 तो यहां पर क्या हो जाएगा, H3AsO4। तो 4 2 8 -3 +5। तो ये क्या हो जाएगा, आर्सेनस एसिड, और ये क्या हो जाएगा, आर्सेनिक एसिड। SiCl4 का पता ही अभी किया है आपने, BCl3 का ऑर्थोबोरिक एसिड, SeF4 H2SeO3 H2SeO4 +4 का प्रोडक्ट +4 +6 का प्रोडक्ट +6। स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, याद कीजिए इसमें मैंने आपको बताया था ओल्ड स्टाइल से एस और एसिन में पाई बॉन्ड कंपेरेटिव स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, SiO, एक सबसे पहले ऑक्सीजन बॉन्ड लगाना है और फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, OH OH और ये यहां पे लॉन्ग। H2SeO4 इस केस में क्या आ जाएगा, Se डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और ये आपका OH। ये ध्यान में रखना है, इसका पाई बॉन्ड वेरी वीक, पाई बॉन्ड वेरी वीक, बहुत वीक पाई बॉन्ड होता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, Pe के साथ सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, OH बॉन्ड होते हैं, OH बॉन्ड होते हैं। अब आपको आई थिंक पता लग गया होगा कहां पर OH बॉन्ड लगाना है, कहां पर पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, वीक करना है। देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नेपाल पाकिस्तान में तो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और नीचे वालों में OH। इसी तरीके से आगे बात करेंगे तो ओल्ड के बाद स्टाइल से पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और नीचे वालों में पाई बॉन्ड वीक। तो वहां पर आपको OH बॉन्ड कंसीडर करने हैं। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया, बेसिसिटी बता सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। बेटा नेमिंग के लिए अगेन आई रिपीट, लास्ट लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हुई बात इनके हाइड्रोलिसिस की। अभी फिनिश नहीं हुआ है, फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश हो चुका है। तो आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन बेटा मैंने नोट्स आपको दे दिए थे, आगे भी दे दूंगा, लेकिन आप अगर खुद से इनके नोट्स बनाएं तो समझने में बहुत आसानी होगी। डाउट आए तो आपको मैंने फिर पहले ही बताया था कि आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।